यस क्लास, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा ब्रेक दिया गया आपको, ठीक है, आपके बारे में थोड़ा सोचते हुए। तो अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग हमारी क्लास। देखो बेटा, कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हम लोगों ने बात की थी कि शेयर बेस्ड पेमेंट के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस के अंदर किस तरीके से जर्नल एंट्री पास होती है। मैंने आपको एसेट से रिलेटेड बताया, मैंने आपको और किससे रिलेटेड बताया था? गुड्स से रिलेटेड, रॉ मटेरियल एंड गुड्स। ये दो चीजें हम लोगों ने कंप्लीट की थी, ठीक है। इधर दोनों के अंदर एक चीज बेस थी। क्या बेस था पता है आपको? बताओ। इन दोनों का बेस ये था, गुड्स की जो रियल वैल्यू है या जो एसेट्स की रियल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करनी है। अगर वैल्यू नहीं दे रखी है तो किसके अकॉर्डिंग करनी है? फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोगों को शेयर्स को इशू करना है। आज बेटा बात तो हम लोग वही करेंगे, वही इन द सेंस उसी टॉपिक के रिगार्डिंग करेंगे, लेकिन समथिंग डिफरेंट। हम लोग आज बात करेंगे हमारे केस नंबर 3 के बारे में, अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट फॉर सर्विसेज। किससे रिलेटेड? सर्विसेज से रिलेटेड। आपने किसी आउटसाइडर से सर्विस ली, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन जीएसटी लिमिटेड, यहां पे कुछ मशीन्स को क्या किया गया? इंपोर्ट किया गया। मशीन को इंपोर्ट किया गया न्यूजीलैंड से, ठीक है। अब इन मशीन को चलाना इंडियन के बस की बात नहीं है, जो यहाँ के मैकेनिक है उनके बस की बात नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया? कुछ इंजीनियर्स थे, कुछ टेक्नीशियंस थे। क्या थे? टेक्नीशियंस थे। अब कुछ बोलेंगे सर को डॉक्टर्स को ही बुला लो, मशीन के डॉक्टर टेक्नीशियन में ही आ गए। कुछ टेक्नीशियंस थे, उनको बुलाया गया और बोला गया कि हमारे एम्प्लॉइज जो हैं उनको ये मशीन रन करना नहीं आती है, तो आप क्या करो, इनकी थोड़ी हेल्प करो। तो आपने एक तरीके से इनकी क्या ली? सर्विसेज ली। आपने सर्विसेज जो ली उसकी वैल्यू कितने रुपए की थी? 3 लाख रुपए की थी। कितने रुपए की थी? 3 लाख। और आपने एग्रीमेंट किया कि अगर आप ये सर्विस प्रोवाइड करवाओगे तो हम आपको क्या इशू करेंगे? शेयर्स इशू करेंगे। बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंट्री क्या करोगे? सर्विस चार्जेस अकाउंट डेबिट। भैया सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तुम्हारे लिए एक्सपेंस है, तो सर्विस चार्जेस अकाउंट डेबिट। और इसके बदले आपने क्या इशू कर दिए? इक्विटी शेयर। तो लिखूंगा सर्विस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 3 लाख की सर्विस थी और 3 लाख रुपए के ही क्या कर दिए? शेयर इशू कर दिए। बात क्लियर? कितना सिंपल था सर, नया क्या था? बोल देते जिस तरीके से गुड्स की एंट्री करते हैं वैसे ही किसकी एंट्री कर दो? सर्विसेज की। काम तो वही किया, नया क्या है? अब नए पे चलो ना। ये सर्विसेज एक्चुअली 3 मंथ्स तक ड्यू थी। कितने महीने तक थी? 3 महीनों तक। ये तो सर्विस एक बार के अंदर आपने क्या कर दिया? पूरा का पूरा पेमेंट करके काम खत्म कर दिया। लेकिन ये सर्विस कितने महीनों के लिए थी? 3 मंथ्स के लिए। अब उसको पेमेंट अपन टुकड़ों में करना चाह रहे थे। उसने बोला जितनी कंप्लीट हो जाए उतना क्या कर देना? पर मंथ के अकॉर्डिंग पेमेंट कर देना। लेकिन पेमेंट तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं सामने वाले को क्या इशू करने जा रहा हूं? शेयर्स। तो शेयर्स क्या टुकड़ों में इशू करूं कि 1 लाख के अभी ले जा, 1 लाख के अगले महीने ले जाना, और 1 लाख के क्या ले जाना? अगले महीने ले जाना। पॉसिबल है ये चीज? नहीं। शेयर तो मैं पूरे के पूरे एक बार। जब भी एक बात ध्यान रखना, जब पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा इवेंट खत्म हो जाएगा, तभी क्या इशू किए जाएंगे? शेयर्स। पूरा का पूरा इवेंट, सेम पर्सन को ही शेयर इशू करने हैं, ट्रांजैक्शन सेम है, तो एक ट्रांजैक्शन के लिए 3 बार शेयर इशू करूंगा क्या? 3 लाख रुपए की सर्विस 3 महीनों में देगा, तो शेयर 3 बार क्यों इशू करूं? शेयर तो मैं कितनी बार इशू करूंगा? एक बार। मतलब यहां पे तो सर्विसेज एक बार में क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। यहां पे सर्विसेज कितने महीनों में खत्म होगी? 3 महीनों में। मतलब ये तो वन टाइम सर्विस थी,
और यहां पे सर्विस क्या है, कंटिन्यू नेचर की है। कितने महीने तक कंटिन्यू रहेगी? 3 मंथ्स तक कंटिन्यू रहेगी। तो वैसे तो जनरल एंट्री क्या पास होती है, सर्विस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन ये कंटिन्यू नेचर की सर्विस है। अब क्या करें? तो इंड एएस 102 सिंपल सी एक बात बोलता है, अगर आपको सामने वाला पर्सन किसी भी तरीके की सर्विस दे रहा है और वो सर्विस कौन से नेचर की है, कंटिन्यू नेचर की सर्विस है, तो आप लोगों को क्या करना है, एक अकाउंट ओपन करना है। नॉर्मल क्या एंट्री होती है, सर्विस चार्जेस अकाउंट डेबिट। जब कभी भी कंटिन्यू नेचर की सर्विस है, जब तक सर्विस कंप्लीट नहीं हो जाती, तो जितना जितना अमाउंट हर मंथ ड्यू होता जा रहा है, उसको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करो, जिसका नाम होता है शेयर बेस पेमेंट रिजर्व अकाउंट। किसका अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करो? शेयर बेस पेमेंट रिजर्व अकाउंट। तो सर्विस चार्जेस अकाउंट डेबिट, 1 महीने की सर्विस के कितने रुपए हो रहे हैं? 1 लाख रुपए। इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। कितना? 1 लाख। कितने महीने एंट्री करनी पड़ेगी? सेम टू सेम 3 महीने। एंट्री कर ली, और जैसे ही सर्विस का क्या हो जाएगा, कंप्लीशन हो जाएगा, तो कंप्लीशन के टाइम पे क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 3 लाख रुपए। आगे बात समझ में? वन टाइम सर्विस है तो सीधा इक्विटी शेयर कैपिटल में, और सर्विस क्या है, वन टाइम नहीं है, कंटिन्यू नेचर की है, फ्यूचर में कंप्लीट होगी। तो हर महीने जितना भी अमाउंट ड्यू हो रहा है, हर महीने उसको कहां डालूंगा? शेयर बेस पेमेंट रिजर्व में। अगर 3 साल की हुई तो हर साल अमाउंट कहां डालना पड़ेगा? शेयर बेस पेमेंट रिजर्व अकाउंट के अंदर, जितना जितना काम होता जा रहा है, और बाकी को कहां ट्रांसफर कर देंगे? जब कंप्लीट हो जाएगी तो एंट्री क्या होगी? शेयर बेस पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बात आई समझ में? ये तो एग्जांपल था, अभी तो उसको लिखना है ना। लिखते हैं अभी। लिखो। अपन ने बात की ट्रांजैक्शन नंबर 3 रिलेटेड टू, इसके लिए भी एक बात एप्लीकेबल है, तुम्हें भी पता है क्या? या तो एक्चुअल पे, और जब एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इशूड इसकी वैल्यू होगी। तो सबसे पहले जब सर्विसेज की बात आती है तो बात करेंगे सर्विसेज क्या होती हैं। 2 तरीके की होती हैं सर्विसेज। कितने तरीके की होती हैं? 2 तरीके की। एक तो होती है वन टाइम, और दूसरी क्या होती है? कंटिन्यू। तो जो वन टाइम सर्विस होती है, इसके लिए क्या एंट्री पास करनी होती है? इसके लिए एंट्री पास होती है सर्विस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके। और अगर कंटिन्यू नेचर की सर्विस है, तो पहले जितना वर्क कंप्लीट हो गया उसका अमाउंट क्या करना पड़ेगा? ड्यू करना पड़ेगा। तो ड्यू करने के लिए आपको एंट्री क्या पास करनी है? सर्विस चार्जेस अकाउंट डेबिट। और यहां पे आपको अलग से एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्या? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। और जिस दिन सर्विस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उस दिन आप एंट्री करेंगे सर्विस चार्ज, सॉरी, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट
इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. इट इज फॉर वन टाइम, इट इज फॉर कंटिन्यू नेचर. नोट करेंगे जल्दी से. बात क्लियर यहां तक सभी को? चलो भाई देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर टुडे. RAM Limited took some services from a CA. CA क्यों? From a CMA worth 30 lakh for 3 months. As per agreement, it is decided the payment to be done, the payment to be done by issuing equity share of 100 each at the rate of 25% premium. बात क्लियर? देखो भाई, 3 महीने तक सर्विस चलेगी और उसके कितने रुपए चार्ज किए सामने वाले ने? 30 लाख रुपीस. ठीक है, तो हर साल सर्विस का अमाउंट हमें क्या रखना पड़ेगा? ड्यू करना पड़ेगा. क्या एंट्री करूंगा? सर्विस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट. कितने रुपए? 10 लाख. हर महीने कितने कितने रुपए? 10 10 लाख रुपए ड्यू होते जाएंगे. सेकेंड ईयर भी क्या एंट्री पास करोगे? सेकेंड मंथ सर्विस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट अगेन 10 लाख. सर्विस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस पेमेंट रिजर्व अकाउंट 10 लाख 10 लाख. सर्विस कंप्लीट. जैसे ही सर्विस कंप्लीट हुई, शेयर बेस पेमेंट में टोटल कितने रुपए जा चुके हैं? 30 लाख रुपए जा चुके हैं. तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर बेस पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट. इसके अंदर टोटल कितने रुपए जा चुके हैं? 30 लाख रुपए जा सके. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, साथ में क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. टोटल 30 लाख रुपए का पेमेंट करना है.
एक शेयर 100 रुपए वाला है जिसकी वैल्यू कितनी है 25% प्रीमियम पे, तो हो गया 125 का। कितने शेयर आ रहे हैं 24,000। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो जाएगा कैपिटल में 24 लाख, और 24,000 इंटू 25 जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितने में 6 लाख रुपए। ये होगी इसकी जनरल एंट्रीज। नोट इट फास्ट। देखो बेटा फाइनल है, जो तुम्हारी कॉपी है ना वो सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारा। तो उसके अंदर प्रेजेंटेशन तुम्हारी कैसी रहती है वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि फिर बोल रहा हूँ कंटेंट बहुत बड़ा है, रिवीजन करने में भी टाइम लगेगा। तो जितने अच्छे शॉर्ट पॉइंट्स बनाते बनाते चलते रहोगे उतना ज्यादा तुम्हें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ओके। हो गया सभी का। अब ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये मान लेना इसके बाद, इस टॉपिक के बाद एक दो टॉपिक और बचेंगे इस टॉपिक के बाद जो अभी करवा रहा हूं, क्योंकि वो 3 दिन चलेगा ही चलेगा, 3 से 4 दिन। इस टॉपिक के बाद जो 2 टॉपिक बचेंगे अगर उनको छोड़ भी देंगे ना तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, समझो। जीसी लिमिटेड, पता कितने एम्प्लॉइज हैं? 300 एम्प्लॉइज। हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर देयर? 300। इस एम्प्लॉय इस कंपनी को सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, पता है क्या? लेबर टर्नओवर रेशो ज्यादा है। कौन सा रेशो ज्यादा है? लेबर टर्नओवर रेशो। चले थोड़ा इंटर पे, कॉस्टिंग के अंदर लेबर पड़ा, लेबर के अंदर आता है लेबर टर्नओवर रेशो। कि बहुत सारे एम्प्लॉय आते हैं, साल भर काम करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, फिर नए आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। इससे कंपनी को कोई नुकसान है क्या? जी हाँ भैया, कोई भी एम्प्लॉय आएगा 2 महीने तो पहले काम सिखाओ, 3-4 महीने वो काम सीखे, जब वो रेडी होता है, जैसे ही वो रेडी हुआ वो छोड़ के चला जाता है। कंपनी को कुछ दे करके गया क्या? नहीं, कंपनी से तो एक तरीके से पेमेंट लेकर के चला गया। तो केवल इस जीएस लिमिटेड की नहीं है ये, जितनी भी पब्लिक कंपनीज है सबके साथ ये प्रॉब्लम है, सबके साथ ये प्रॉब्लम है। तो जीएस लिमिटेड ने इसका सॉल्यूशन निकाला। क्या सॉल्यूशन निकाला? जितने ये एम्प्लॉइज थे ना, इनको एक ऑफर रखा। क्या ऑफर रखा? सुनना। ऑफर लेटर दिया, बोला आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो अगर आप लोगों ने कंटिन्यू 3 ईयर वर्क किया। कंडीशन रखी है। क्या कंडीशन रखी है? कि अगर आप लोगों ने कंटिन्यू 3 ईयर वर्क किया, साथ में अगर कंपनी का प्रॉफिट हमेशा पिछले ईयर से क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर होता है, पहली कंडीशन 3rd ईयर। दूसरा परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, कि कंपनी की प्रॉफिट कंटिन्यू कितने साल, 3 साल तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अगर ये पूरा हुआ तो इन कंडीशन को पूरा करने के बाद हम लोग आपको एक ऑप्शन देंगे। कितने एम्प्लॉइज को ऑप्शन देंगे? 300 एम्प्लॉइज को देंगे ऑप्शन, कि आप क्या करो, हर एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है, वो कितने शेयर ले सकता है? 2000 शेयर, जिनकी नॉमिनल वैल्यू तो है 100 रुपए की। 3 साल के बाद हमारा एक्सपेक्टेशन है उनकी मार्केट वैल्यू तो होगी 400 की। बट हम लोग आप लोगों को देंगे जब ये शेयर, तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये शेयर आपको जब अगर आप इसको एक्सरसाइज करते हो, इस ऑप्शन को अगर पुट करते हो, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये शेयर हम आप लोगों को केवल कितने रुपए में दे देंगे? 150 रुपए में।
नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए में, मार्केट से परचेस करने के लिए जाओगे तो कितने रुपए में मिलेंगे? 400 रुपए में। और अगर तुमने ये कंडीशन पूरी कर दी, हम तुम्हें कितने शेयर कितने रुपए में दे देंगे? 150। तो तुम मुझे कितने रुपए देकर के जाओगे? 150 रुपए देकर के जाओगे। एम्प्लॉय के मन में लालच, क्या लालच? पहले तो 3 साल रुक के काम कर लेते हैं। भैया 200 शेयर, 150 रुपए का एक शेयर है, कितने रुपए देने पड़ेंगे? 3000 रुपए देने पड़ेंगे या 30,000? 30,000 देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 30,000। और जब मार्केट में सेल करने के लिए जाएंगे कितने मिलेंगे? 1,20,000, सॉरी 80,000 रुपए मिलेंगे। भैया तो एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है 400 से एक साल और रख के वो 800 रुपए हो जाए। तो अब इस कारण से क्या एम्प्लॉय छोड़ करके जाएगा? एम्प्लॉय होता है लालची। सीधी सीधी बात बता रहा हूं, कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, एम्प्लॉय को फर्क नहीं पड़ता कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या हो रहा है। उसको तो किससे मतलब है? आना है, काम करना है, खुद का पेमेंट उठा के घर जाना है। अब आपने अगर उसकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे कोई चीज डिसाइड कर रखी है ना, तो वो और बेटर काम करता हुआ चलेगा। वरना वो नहीं, आना है, काम करना है, चले जाना है, कोई ग्रोथ नहीं सोचेगा। लेकिन ग्रोथ के अब इधर क्या किया आपने? इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली कंडीशन डाल दी। वो बोलेगा जब इंक्रीज होगा तो ही तो पैसा शेयर मिलेंगे, इंक्रीज नहीं हुआ तो क्या मिलेंगे? 3 साल रुकने का भी कोई फायदा नहीं है। तो आपने उसकी परफॉर्मेंस के लिए भी क्या कर दी? कंडीशन रख दी। तो ये जो आपने ऑप्शन दिया ना एम्प्लॉय को, इसको बोलते हैं स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये होता है रियलिटी में प्लान। तुमने तो पूरा रटा एप्लीकेशन है कि एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है, 3 साल के अंदर है, क्यों है? ये रीजन है। तो इसको भी हम लोग किसके अंदर काउंट करते हैं? इंड एएस 102 के अंदर काम काउंट करते हैं, काउंट करते हैं। सबसे पहले 3 साल का ऑफर है, तो सपोज करो आपने ये ऑफर कौन सी डेट पे रखा था? 1/4/2023 को रखा था। आपने इधर क्या रखी इनके लिए? थोड़ा पेन में चेंज कर लेता हूं, काफी काम आएगा। आपने इनके सामने क्या रखी है? कंडीशन। अगर कंडीशन क्या हुई? फुलफिल हुई। कंडीशन क्या हुई? कंप्लीट। तभी जाके आप क्या करोगे? शेयर इशू करोगे, अदरवाइज तो नहीं। जिस दिन आपने उनके सामने ऑफर रखा, जिस दिन आपने उनके सामने ऑफर रखा, उसको बोलते हैं बेटा ग्रांट डेट। कौन सी डेट बोलते हैं? ग्रांट डेट। जो आपने उनके सामने कंडीशन रखी है, जो आपने उनके सामने क्या रखी है? कंडीशन। इस कंडीशन को बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं? वेस्टिंग कंडीशन। क्या क्या है? अब कंडीशन दो तरीके की रखी है आपने, एक तो टाइम के अकॉर्डिंग और दूसरी परफॉर्मेंस के अंदर। कंडीशन कितने तरीके की हो गई? दो तरीके की, टाइम के अकॉर्डिंग और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। जो ये 3 साल हैं, ये क्या कहलाएगा? वेस्टिंग पीरियड। 3 साल के बाद तो वेस्टिंग कंडीशन का जो पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं? वेस्टिंग पीरियड। खत्म। जैसे ही कंडीशन फुलफिल हो गई, जैसे ही कंडीशन फुलफिल हो गई, तो अब एम्प्लॉय क्या करेगा? उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज प्राइस। कौन सा प्राइस बोलेंगे? जिस दिन कंडीशन फुलफिल हुई, वेस्टिंग पीरियड पूरा कर दिया, अब आप सामने वाले के सामने क्या रखोगे? ऑप्शन रखोगे कि भैया अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम क्या कर लो? शेयर परचेस कर लो। लेकिन उसको टाइम तो दोगे ना, 1 महीने 2 महीने का वो पेमेंट लेकर के आएगा। तो जो टाइम पीरियड दिया जाता है दोनों को, मतलब इस ऑफर को का पेमेंट करने के लिए जो टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। कौन सा पीरियड बोलेंगे? भैया उसको 10 दिन 12 दिन 15 दिन तो दोगे। खत्म बात। अब मेरी बात सुन लो। 300 एम्प्लॉय थे, 50 छोड़ करके चले गए। उनको कोई ऑप्शन मिला? नहीं मिला। इफ
जिसने कंडीशन फुलफिल नहीं की, कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, तो क्या हो गया, जो ऑप्शन था वो क्या हो गया, अनवेस्टेड। क्या हो गया, ये वेस्टिंग कंडीशन है, फुलफिल नहीं हुई तो क्या बोलूंगा, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स। अच्छा, 50 ने तो छोड़ के चले गए, कितने बचे, 250। 250 के बाद ऑप्शन गया, 250 के बाद ऑप्शन गया। जरूरी थोड़ी है हर एम्प्लॉय के पास 150 रुपए देने के लिए हो। 250 में 20 ने बोला मेरे को ऑप्शन चाहिए ही नहीं, रखो अपना ऑफर अपने पास। पेमेंट तो देना पड़ेगा अगर ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो। उसने पेमेंट दिया ही नहीं, तो उसको बोलते हैं इफ कंडीशन फुलफिल्ड बट ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज, वर्ड जो चल रहा है उसी को लिख लेते हैं, एक्सरसाइज। तो इसको क्या बोलेंगे, वेस्टेड ऑप्शन लैप्स। बात क्लियर है क्या, अभी तो कैलकुलेशन नहीं की है, लेकिन जब किसी भी एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन प्लान अगर दिया जाता है तो उसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है। ग्रांड डेट, किस दिन ऑप्शन दिया गया, कंडीशन कौन कौन सी है, या तो टाइम के अकॉर्डिंग या परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। जो टाइम पीरियड होता है उसको कौन सा पीरियड बोलते हैं, वेस्टिंग पीरियड। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया उनको ऑप्शन दिया जाएगा और टाइम दिया जाएगा, इतने टाइम में लेकर के आना, एक्सरसाइज पीरियड। जो पैसा लेकर के आएगा उसे बोलेंगे एक्सरसाइज प्राइस। जिन्होंने कंडीशन ही फुलफिल नहीं की, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स, कंडीशन तो फुलफिल कर दी लेकिन पैसा लेकर के नहीं आ सकते, तो उसे बोलते हैं वेस्टेड ऑप्शन लैप्स। अब जब शेयर इश्यू होंगे उसके केस में जनरल एंट्री कैसे होंगी, अपन को ये पढ़ना है, लेकिन पहले इसकी थ्योरी तो लिखेंगे अपन। तो पहले डायग्राम बनाओगे या पहले थ्योरी लिखवा के डायग्राम ये पूरा नोट करोगे, जल्दी बोलो। पहले ये नोट कर लो, उसके बाद सबकी डिटेल के अंदर डेफिनेशन में लिखवाऊंगा, इसको नोट करो और मुझे क्लियर करो, टॉपिक क्लियर है, एक एक ऑप्शन मतलब कंसेप्चुअल क्लियर है, अब थ्योरी लिखवानी है कि अपन को करना क्या है, नोट करो जल्दी से। Online students, give me a very quick reply. एक्चुअली मैं क्या, पहले मैं सोच रहा था डेफिनेशन लिखवा देता हूँ सारी, फिर एक्सप्लेन करूंगा। दो मोड है, या पहले एक्सप्लेन कर दो उसके बाद तो अब लिखेंगे इसको आराम से।
चले, लिखोगे भी और लिखो, जल्दी करो। देखो भाई, whenever an entity gives shares option to the employees of entity for their services, then that options are known as share option प्लान। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, आप सामने वाले को क्या दे रहे हो? शेयर्स का ऑप्शन दे रहे हो। क्या आप 3 सालों तक उसकी सर्विस का अमाउंट अक्यूमुलेटेड कर सकते हो क्या? सैलरी तो आप दे ही दे रहे हो, आपने तो बोला 3 साल कंडीशन फुलफिल करो, तो 3 साल जो तुम सर्विस दे रहे हो उसका पेमेंट तो दोगे ही दोगे, उसके अलावा शेयर्स दोगे ना। तो जो शेयर्स तुम लोग दे रहे हो, क्या तुम लोग उनकी सर्विस का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो क्या? या शेयर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो आपको अकाउंटिंग किसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी? फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी? देखो, लिखो, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ services are not known, so the accounting of share option plan to be done at fair value of option, fair value of option। अब बेटा फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन किसके अंदर दे रखी होगी तुम्हें पता है? क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन किसके अंदर दे रखी होगी? क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई है तो फिर अपन को अकाउंटिंग करनी है इंट्रिंसिक वैल्यू पे। या तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन किसके अंदर दे रखी होगी? क्वेश्चन में दे रखी होगी। और अगर नहीं दे रखी है तो अकाउंटिंग किसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी? इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग। लिखें इस चीज को भी। Here, fair value of option given in the question, but if not given, then if value is not given, then accounting to be done at intrinsic value।
अभी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है वो सुनो। तुम्हारे लिए शेयर था 100 रुपए का, मार्केट में कितने का मिल रहा था? 400 का। एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 150। मतलब 400 रुपए के तुमने कितने वसूल कर लिए? 150। तुम्हारी जेब से कितने लगे? 250 रुपए लगे ना। ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन के पास 150 तो आ रहे हैं, उसको लॉस कितने का हो रहा है? 250। तो मतलब सर्विस की वैल्यू कितनी हुई? 250 रुपए हुई ना। तो अपन को बोला गया है क्वेश्चन के अंदर फेयर वैल्यू नहीं दे रखी है, अपन को किस पे एंट्री करनी है? इंट्रेंसिक वैल्यू पे। तो कंपनी के जेब से कितने रुपए लग रहे हैं? 250 रुपए लग रहे हैं ना। तो यही क्या कहलाएगी? फेयर वैल्यू। और इसी को ही क्या बोलेंगे? इंट्रेंसिक वैल्यू। कहने का मतलब, जो ये इंट्रेंसिक वैल्यू की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कैसे निकल करके आई? मार्केट प्राइस में से आपने किसको माइनस कर दिया? एक्सरसाइज प्राइस को। अकाउंटिंग करनी ही तो इसी चीज की है। 150 तो आ रहे हैं हमारी जेब से, कंपनी की जेब से जितने रुपए जा रहे हैं उसी की तो मुझे क्या करनी है? अकाउंटिंग करनी है। नोट करो। और एक बात ध्यान रखना, मैंने तुम लोगों को ये सारी की सारी वैल्यू कौन सी डेट पे बता दी थी? कौन सी डेट पे बताई थी? ग्रांड डेट पे ही। पूरा का पूरा डिस्कशन कौन सी डेट पे होगा? ग्रांड डेट पे। तो इस पॉइंट को लिखूं या समझ जाओगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू हो या फेयर वैल्यू हो, उसका कैलकुलेशन हमेशा किस दिन होना चाहिए? एग्रीमेंट वाले दिन। और एग्रीमेंट वाला दिन कौन सा होता है? ग्रांड डेट। जिस दिन ऑप्शन दोगे तो एग्रीमेंट भी ग्रांड डेट पे होगा। तो लिखो इस पॉइंट को। The value, the intrinsic value and fair value, the intrinsic value or fair value to be calculated on agreement date, that is कौन सी डेट? ग्रांड डेट। बात क्लियर? चलो भैया, अब लिखेंगे बेसिक टर्म्स। सबसे पहली टर्म, ग्रांट डेट। देखो इसके अंदर, when the offer given to the employees that date। ग्रांड डेट के बाद वेस्टिंग कंडीशन। अब बताओ भैया वेस्टिंग कंडीशन क्या होती है? बोलो वेस्टिंग कंडीशन क्या होती है? कंडीशन imposed by employer for the option। ठीक है। ये कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। हो सकता है ये टाइम के बिहाफ पे हो, टाइम बेसिस, और दूसरा क्या हो सकता है? परफॉर्मेंस बेसिस।
वेस्टिंग पीरियड, ये क्या होता है भाई? टाइम टू बी टेकन फॉर द completion of वेस्टिंग कंडीशन। जैसा मैंने एग्जाम्पल के अंदर बताया था, उसके अंदर कितने सालों का टाइम पीरियड था? 3 सालों का क्या था? टाइम पीरियड था। उसे बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड्स। और वेस्टिंग पीरियड के बाद क्या लिखवाया था? एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस अमाउंट टू बी पेड बाय द एम्प्लॉय फॉर ऑप्शन। ऑप्शन को अवेल करने के लिए जो अमाउंट कौन पे करता है? एम्प्लॉय पे करता है। उसे क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज पीरियड टाइम गिवन फॉर ऑप्शन प्राइस टू बी पेड। जितना टाइम तुम लोगों को दिया जाएगा ऑप्शन का प्राइस पे करने के लिए, उसे बोलेंगे एक्सरसाइज पीरियड। अच्छा, एक और ये लिखवाना जरूरी नहीं समझना मैं। एक्सरसाइज डेट, जिस दिन प्राइस पे किया वो क्या होगा? एक्सरसाइज डेट होगी। वेस्टेड ऑप्शन लैप्स। क्या होता है भैया वेस्टेड ऑप्शन लैप्स? वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल्ड बट एम्प्लॉय doesn't paid exercise price. Last, unvested option lapsed. Employee who does not fulfill vesting conditions. क्लियर है? जिन्होंने कंडीशन ही फुलफिल नहीं की तो उन्हें किस चीज का ऑप्शन मिलेगा? तो वो होता है अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स। अब बेटा इसकी जब अकाउंटिंग करेंगे ना, तो इसकी अकाउंटिंग करने के लिए पहले नंबर ऑफ ऑप्शंस निकालने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ ऑप्शंस कैसे निकालोगे? 300 एम्प्लॉय कितने छोड़ करके चले गए? भैया हर साल छोड़ करके जाएंगे और फ्यूचर के अंदर एक्सपेक्टेड है ना छोड़ करके भी जाएंगे। तो पहले आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने पड़ेंगे, इस साल कितने बचे और हर किसी को कितने ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अब 3 साल है ना, तो अकाउंटिंग भी कितने साल होगी? 3 साल हो गए। ठीक है, चलो इसको पढ़ेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।